हैं कि आइए बैठे सुलझाएं, आप कहते हैं मुल्क गिर पहिया जाम करेंगे। IPPs को लगाम देना चाहते हैं जो हमारा खून निचोड़ रही हैं। जगह जगह पर धरने, इससे शहरियों की जिंदगी जो है मुश्किल होगी। वो तजावीज सामने लेकर आए जहाँ ये जो कीमतें हैं बिजली की इसको कम की जा सके। IPPs का मसला है, महंगाई का मसला है। हम लड़ना नहीं चाहते, हम सारे इदारों का कदर करना चाहते हैं। यहाँ पे आवाम के मफाद को मुकद्दस नहीं समझा जाता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। एक तरफ मुल्क के बड़े बड़े मसाइल हैं, महंगाई या बिजली के बिल आवाम के लिए अज़ाब बने हुए हैं। दूसरी तरफ आज भी पाकिस्तान में एहतजाज, मार्च, धरनों की सियासत जारी है। मसाइल हल कौन करेगा? बानी PTI खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सैयद के लिए पैगाम भेजा था। PTI की मौजूदा क़यादत ने कहा कि ये मुस्बत पैगाम है। कल अलीमा खान साहिबा ने उसकी वजाहत की कि खान साहब बानी PTI कह रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सैयद अब न्यूट्रल हो जाएं। एहतजाज करना हर एक का हक होता है और एहतजाज के ज़रिए हुकूमतें तब्दील करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। लेकिन अगर एहतजाज और मार्च और जलसे अदालतों की, इंतज़ामिया की इजाज़त से मुंसलिक हो जाएं तो फिर इनकलाब शायद आते हों दुनिया में। हमने तो तारीख़ में कभी नहीं देखा। एक तरफ तो PTI का सोशल मीडिया पर प्रोपोगेंडा या PTI से जो हमदर्दी रखते हैं बाहर बैठकर प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, ऊपर से असद कैसर साहब कह रहे हैं कि दिसंबर तक हमारा इक़्तिदार में आने का रास्ता बन जाएगा। लार्जर दैन स्टेट कोई बन सकता है, वो भी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में? ये भी एक सवाल है। और इन्हीं सवालात का जवाब देने के लिए आज एक अहम शख्सियत हमारे रूबरू हैं जो सियासत को बिल्कुल ही बड़ी बारीक बीनी से देखते हैं, लेकिन साथ साथ ही इज़ आल्सो अ थिंकिंग माइंड, अ थिंकिंग सोल। साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया चौर साहब, आपने वक्त दिया। आपकी मसरूफ़ियत है लेकिन फिर कहूँगा कि शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप बड़े अरसे से कह रहे हैं कि जमात इस्लामी या दीगर सियासी क़ुव्वतों के साथ मिलकर PTI की क़यादत आगे बढ़े। अभी आम तासुर ये है कि पूरे साल में PTI की मौजूदा क़यादत ने बानी PTI खान साहब के लिए उतनी आवाज़ नहीं उठाई जितनी आपने 2 महीने में उठा दी, जितने आपने मसाइल उजागर कर दिए। अगर मौजूदा क़यादत आपको या आप जैसे मसलन इमरान इस्माइल साहब हैं उनको वापस नहीं आने दे रहे, तो फिर ये जमात इस्लामी या दीगर क़ुव्वतों के साथ कैसे बैठेंगे? देखिए फराजा साहब, बात यह है कि जो मौजूदा क़यादत है या जो PTI में चूँकि एक वैक्यूम क्रिएट हो गया और हम सब लोगों को जेलों में भेज दिया गया, हम लोगों को टुड्डे मुक्के मार के साइड पे कर दिया गया, तो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, खला पैदा हुआ और उसमें लोग जो हैं वो आगे ऊपर आए हैं। और जाहिर है कि इन्होंने उस तरह से जो आई वुड से कि जो सलूक हमारे साथ हुआ, जाहिर है ये उससे बच भी गए हैं। लेकिन हर एक अपनी ही कैपेसिटी के मुताबिक काम कर सकता है। तो मुझे ये नहीं है कि कोई लॉयल्टी इनकी कम होगी खान साहब से, बट फैक्ट इज़ के कैपेसिटी ज़रूर कम है। और इसीलिए मैं जो मिसिंग अपॉर्चुनिटीज़ हुई हैं उनकी निशानदही करना, तो देखें ना, वो तो मेरा फ़र्ज़ है, वो तो मैं करता ही रहता हूँ। कि मसलन मैंने हमेशा ये कहा कि देखिए सबसे बड़ा एहतजाज का मौका जो मिस हुआ वो 9 फरवरी को था, जबकि तमाम MNA MPs से उनका मैंडेट छीना जा रहा था। PTI को उस वक्त सड़कों पे होना चाहिए था। इससे पहले जो कैंपेन तो आपको पता हुई ही नहीं। जी। और लोगों ने वोट दिया है, कोई लीडरशिप का तो उसमें कुछ भी नहीं था। ये तो लोगों ने आए, उन्होंने वोट दिया। लिटरली जो इमरान खान कहते थे कि खंभों को टिकट मिले तो खंभे जो हैं वो जीत जाएंगे। फिर जाहिर है बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो एफिडेविट्स दे के भी आए हैं, वो एक अलग कहानी है। लेकिन 12 इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें जो बड़ी नाकामी है वो है ये कि इसमें जो एक्सपीरियंस लोग हैं, असद कैसर साहब जैसे जो लोग हैं, महमूद अचकज़ई साहब जैसे जो लोग हैं, इसके अलावा PTI के अंदर हमारे जो MNAs हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, इन लोगों को पीछे कर दिया गया है, जिसकी वजह से सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि नाकामी, अगर आप एक नाकामी कहें तो वो ये है कि ये 1 साल में भी अपोजिशन अलाइंस नहीं बना सके और अभी तक PTI जो है वो अकेली है।
आज जमात इस्लामी का जो धरना हुआ है ये बड़ा कामयाब धरना था और आई मस्ट से कि उन्होंने इसमें बड़ी जान लगाई है। लेकिन चौर साहब अभी इसी नुक्ते पे अगर जमात इस्लामी कामयाब हुई है तो फिर जमात इस्लामी कैसे आपके अलाइंस में पीटीआई के साथ अलाइंस में पीटीआई की एक नंबर 2 पार्टी बन के इधर आएगी? नहीं देखिए ना, जमात इस्लामी के जो नए अमीर हैं हाफिज नईम साहब, वो मुख्तलिफ हैं अपनी पिछली क़यादत से। जमात इस्लामी का जो सबसे इफेक्टिव कैंपेन आखिरी चली थी वो काजी हुसैन अहमद की, आपको याद होगा वो मशहूर नारा ज़ालिमों काजी आ रहा, बड़ी अवामी सतह तक ले आए थे काजी साहब, ले आए थे। और एजिटेशन के ऊपर तो जमात इस्लामी रही है, लेकिन वो इसको एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर के ऊपर नहीं बना सके। अब ये जो हाफिज नईम साहब हैं, इनका फ़र्क ही ये है, और मुझे लगता है जमात इस्लामी ने इनको मुंतखब भी इसलिए किया है कि वो चाहते हैं कि हम वापस जो अपनी एक पार्लिमानी कुव्वत है वो हासिल कर सके। लेकिन जमात इस्लामी को इस वक्त चैलेंज ये है कि वो पीटीआई के उसको अलाइंस के बगैर देखें, जमात इस्लामी कभी भी पार्लिमानी कुव्वत नहीं बन सकती। अब ये अलाइंस उन्होंने पहले नून के साथ करके देख लिया है, स्पेशली लाहौर का जो जमात इस्लामी का ग्रुप है जिसमें अमीरुल अजीम साहब हैं, लियाकत बलोच साहब हैं, पहले हाफिज सलमान भट्ट साहब मरूम थे, ये लोग हमेशा उनका टिल्ट PMLN की तरफ रहा, उसका एक्चुअली इनको बड़ा नुकसान हुआ। और नवाज शरीफ साहब ने इनके साथ जो किया वो उनको भी पता है, तारीख का हिस्सा है। अब आके इनके पास चॉइस यही है कि वो दोबारा नून लीग के साथ जाना चाहते हैं या वो अपना अलायंस जो है वो एंटी नून लीग फोर्सेस के साथ करेंगे, जो जाहिर है सबसे बड़ी फोर्स पीटीआई है। तो ये म्यूचुअल इंटरेस्ट में है पीटीआई के और जमात इस्लामी के कि ये एक अलायंस में एक धड़े में जाए। पीटीआई को ज़रूरत है। मेरा बुनियादी सवाल तो फिर वही हुआ ना कि अगर जमात इस्लामी कामयाब हुई है बकौल आपके, तो फिर क्यों आएगी पीटीआई के साथ? फिर तो हाफिज नईम रहमान साहब की आप बात कर रहे हैं, उनकी 12 प्राइमरी बेस तो कराची में है, उनका तो MKM के साथ हमेशा फटा पड़ता है। अब पीपल्स पार्टी तो खैर अब आके मेयर ले गई, लेकिन ट्रेडिशनल तो उनकी राइवल MKM पाकिस्तान है कराची में। नहीं देखिए ना, एक धरना जो है वो या एक एहतजाज तो नहीं इनको दिला सकता ना हुकूमत। आपको मालूम है कराची के अंदर कितनी इफेक्टिव कैंपेन चलाई हाफिज साहब ने, और आखिर में इलेक्शन रिजल्ट्स वो अचीव नहीं कर सके। और वहाँ पे भी अगर पीटीआई और जमात इस्लामी इकट्ठे इलेक्शन लड़ते कराची में तो पीपल्स पार्टी के पास मेयरशिप कभी नहीं जा सकती थी। तो अभी भी देखें ना, मसला मैं अर्ज ये करने का मकसद ये है कि पीटीआई की जो लीडरशिप है उसके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स नहीं है जो इतनी बड़ी मास मूवमेंट जनरेट कर सकें, और जमात इस्लामी के पास लोग नहीं हैं जो कि एक बहुत बड़ी मास मूवमेंट जनरेट कर सके। लिहाजा जमात इस्लामी को और पीटीआई का दोनों का अलायंस बड़ा एक नेचुरल भी है और प्रैक्टिकल भी है। और इसी तरह से जो JUI का इस वक्त हालात हैं, जिस तरह अफ़गानिस्तान के ऊपर जो पॉलिसी है, ऑपरेशन को लेके जो पॉलिसी है, और फिर जो खैबर पख्तूनख्वा के मामलात के ऊपर जो बड़े मामलात हैं उनके ऊपर एक ही सोच है मौलाना फजल रहमान की और इमरान खान की, इसलिए उनका अलायंस भी इस वक्त जो है वो नेचुरल बन सकता है। वैसे तो चौधरी साहब दिल बड़ा करना पड़ेगा। वैसे तो हम देख चुके हैं जो अलायंस की आप बात कर रहे हैं, MMA की गवर्नमेंट भी बनी थी जिसमें जमात इस्लामी, JUI और दीगर मजहबी जमातें भी थीं, लेकिन आपने बात की MKM के पर्सपेक्टिव में, जमात इस्लामी के धरने में सारा IPP पे ज़ोर आया, बिजली पे ज़ोर आया। अभी हम देख रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब MKM पाकिस्तान वाले वो भी IPPs के बारे में बात कर रहे हैं, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार भी कर रहे हैं, गौहर एजाज साहब अब खुल के इसको स्पीयर हेड कर रहे हैं, अब तो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब भी आ गए मैदान में। ये सब को IPPs अभी क्यों याद आ रहे हैं और फैसल बोर्डा को याद क्यों नहीं आ रही? मतलब सिर्फ फैसल ही बाहर रह गया इस ग्रुप में और मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्यों अभी तक उनका व्यू इस पर जो है वो नहीं आया, जो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज फैसल के व्यूज़ बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और उससे एक हमें पता चलता है कि इनसाइट क्या है। और ये नुक्ता आपका बड़ा काबिल गौर है, 2-3 जो इवेंट्स हुए हैं कि अचानक IPPs के ऊपर जो सारे दोस्त, जो सारे आज़ाद ग्रुप के दोस्त हैं वो इकट्ठे हुए हैं
और अब जमात इस्लामी भी वही बात कर रही है। और इस वक्त हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो आपको मालूम है वो चाइना में हैं और वो IPPs के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। और इसका जो तनकीद, बुनियादी तनकीद है वो तो ज़ाहिर शहबाज शरीफ के ऊपर होती है और बड़ी उनकी ज़ात पे होती है, क्योंकि ज़्यादातर IPPs में साइनिंग में उनका बड़ा हाथ है। और जो ज़ाहिर है कि अब उनकी अपनी भी IPP जो है वो निकली है और आपको पता है 63 करोड़ रुपए से ज़्यादा पेमेंट जो है वो उन्होंने खुद भी दी है। लेकिन ये भी ज़रा ये भी मैं ज़रूर आपसे ज़रूर ये भी मैं पूछना चाहता हूँ, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आई हैं, आपने मियाँ शहबाज शरीफ की चूँकि बात की, कि जो सलमान शहबाज का यही IPP है वो कैपेसिटी चार्जेस नहीं ले रहे, वो जितनी जनरेशन है उसके अगेंस्ट पेमेंट्स ले रहे हैं। दूसरी तरफ रज़ाक दाऊद साहब आपके कैबिनेट कॉलीग भी थे, उनका जो पावर प्लांट है वो कैपेसिटी चार्जेस ले रहा है पूरे। जी देखिए ना, वो तो जो रज़ाक दाऊद का जो है IPP है उसमें आई अंडरस्टैंड कि वो उसकी चाइनीज़ कंपनी जो है वो उनकी मेन पार्टनर है और दाऊद साहब जो हैं वो उसके साथ पार्टनर है। तो अभी हमें नहीं पता, हम तो उस लिस्ट में देख रहे हैं जिसमें बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी जो IPP है उसने भी उसमें जो है वो काफ़ी बड़ा रकम जो है वो वसूल की है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि रज़ाक दाऊद साहब को भी जो IPP कॉन्ट्रैक्ट है वो शहबाज शरीफ साहब का दिया हुआ है और इसी तरीके से बाकी सारे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं ये 2021 में नहीं रिन्यू हुआ था रज़ाक दाऊद साहब वाला, ये कॉन्ट्रैक्ट सारे पुराने हैं, कोई इनमें रिन्यूअल्स जो हैं वो नहीं हुई हैं, कोई इसमें जो है वो, बल्कि सिर्फ एक इसमें हुआ था कि रिन्यू जो आप बात कर रहे हैं वो ये हुआ था कि जो डॉलर पेमेंट्स है वो उसको 178 रुपये पे काफ़ी केसेस में और बाकियों के केसेस में आई थिंक 260 या 265 के ऊपर उसको जो है वो कर दिया गया था जामद कि अगर इससे ज़्यादा रुपया की कीमत बढ़ेगी तो लेकिन डॉलर आपके लिए उतने ही कंसिडर होगा। तो उसके ऊपर जो है वो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो दिए हुए हैं मुस्लिम लीग नून के। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये सारे लोग जो इकट्ठे हो रहे हैं ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के, एक तो उन्होंने इतनी मेहनत की है नून लीग को हुकूमत दिलाने के लिए, तो अब ये सारे नून लीग की हुकूमत के खिलाफ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? ये इधर रुकिएगा चौधरी साहब, मैं यही सवाल आपसे पूछूंगा कि क्यों फिर इकट्ठे हो रहे हैं। आपने फैसल वाडा साहब की बात कर दी, बाकियों की जिस आज़ाद ग्रुप का आप कह रहे हैं उसमें तो जनाब मोहसिन नकवी साहब भी तो उसी लाइन वाले हैं, आपने उनका जिक्र नहीं किया। यहाँ मैं ब्रेक के बाद चौधरी साहब आपसे जवाब लेता हूँ। नाजरीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात और सीनियर सियासतदान जनाब फवाद चौधरी साहब। चौधरी साहब, इससे पहले कि मैं अलीमा खान साहिबा के बयान की तरफ जाऊं, मैं IPPs के हवाले से जो आपसे बात हो रही थी ब्रेक से पहले, आपने 3-4 नाम लिए। आपने सेनेटर फैसल वाडा साहब का भी नाम लिया, उसी लाइन में सेनेटर मोहसिन नकवी साहब भी हैं जो इस वक्त वज़ीर दाखिला हैं हमारे पाकिस्तान के। लेकिन डॉक्टर गौहर एजाज साहब कह रहे हैं कि हम ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हैं 40 IPPs के ख़िलाफ़। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने ख़ुद पॉइंट आउट किया कि ये लोग अब एक्टिव हुए हैं, क्यों एक्टिव हुए हैं फिर अब? नहीं, वो फैसल का तो मैं कह रहा हूँ कि जब वो तो बात करते हैं ना मीडिया पे, मौसम तो कभी आए ही नहीं मीडिया पे उस तरह से। फैसल बात करते हैं तो एक इंसाइट मिलती है कि थिंकिंग क्या है, तो वो मैं कह रहा हूँ कि अभी तक उनकी बात जो है वो नहीं आई। नहीं, किसकी थिंकिंग क्या है? किसकी थिंकिंग क्या मिलती है फैसल वाडा साहब से? नहीं, अभी पता नहीं ना, उन्होंने तो कोई बात नहीं की है, मैंने नहीं देखी। नहीं, आप फरमा रहे हैं कि जब आप फरमा रहे हैं जब वो बात करते हैं तो इनसाइड थिंकिंग मिलती है। मैं इसको जानना चाह रहा हूँ। नहीं, एक पता चलता है ना कि एस्टैब्लिशमेंट की क्या बात हो रही है, क्या किस तरफ बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्योंकि उन्होंने हमेशा जो है वो बात की है। तो अच्छा, लेकिन इसमें अब ये इंटरेस्टिंग है, देखिए सच्ची बात ये है कि अभी मेरी भी थोड़ी ये इस पे तजिया जो है वो मुकम्मल नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन मुकम्मल नहीं है, क्योंकि देखें ना ये तो एक सॉवरन गारंटीज़ हैं पाकिस्तान की। और सुप्रीम कोर्ट में तो खैर इसमें नहीं जाया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट तो कीमतें नहीं तय कर सकती। अच्छा, अल्टीमेटली जो इशू है कि आप ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स कर रहे हैं ये पाकिस्तान के चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ मेनली मुआहदे हैं। उन चाइनीज़ कंपनीज़ को आपने सॉवरन गारंटीज़ दी हुई हैं
वो कहते हैं कि जी हमने उस वक्त ये लगाए थे जब आपके यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था, बिजली आपके नहीं थी, अब जब हम कमाने लगे हैं तो आप जो है वो कह रहे हैं कि नहीं हम कर सकते। तो जाहिर है कि उनका अपना एक बयान है, लेकिन इशू ये है कि ये सारा मामला जिस तरीके से उठाया जा रहा है, और कल आपने देखा होगा कि उज़ैर यूनुस जो हैं वो उन्होंने भी बात कही है कि ये जो इसका सलूशन बताया जा रहा है ये सलूशन तो नहीं है। और आपको और मुझे पता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो तो कतई तौर पे इस पोजीशन में नहीं है कि वो यूनिलेटरली कोई बात मान ले हाफिज नईम साहब की और वो कम कर दे, क्योंकि इससे तो एक बहुत बड़ा आलमी स्कैंडल हो जाएगा और आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। सॉवरेन गारंटीज़ हैं आपकी, वो तो हो नहीं सकता। बट इस सारा खेल क्या है, और जाहिर है कि इसमें मेन जो मुकदमा है सारे का सारा वो तो जो शरीफ फैमिली है उसके ख़िलाफ़ है, और सारा जो मामला है वो तो इसमें तो कोई शुबा नहीं है ना कि मौजूदा हुक्मरान जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं IPPs के, और सारी जो इस वक्त तवज्जो है वो उनकी तरफ है। ये जो मुस्बत पैगाम की बात हो रही है, मैं उस बयान को इस तनाजुर में आपसे टेकअप नहीं कर रहा कि खान साहब पहले कहते थे कि जो न्यूट्रल हो वो जानवर हैं, उस पर बात हो चुकी है। मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। ये जो मुस्बत पैगाम है उसकी क्या वजूहत हैं, चेंज ऑफ माइंड क्या है? कल इधर ही दानियाल अजीज़ चौधरी साहब हमारे शो में थे, उनका अपना मौक़िफ़ है। वो कह रहे हैं कि PTI अपने इन मनफी प्रोपोगेंडों की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, या आवाम में जो तासर पहुंचा फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करके, तो वो ग्राउंड पे अपनी मकबूलियत खो चुकी है, इसलिए एहतजाज की कॉल नहीं दे रहे, इसलिए वो जलसे नहीं कर रहे, अदालतों के पास जा रहे हैं। क्या चेंज ऑफ माइंड का यही रीज़न है? देखिए वो तो देखिए ना इशू नहीं है, दानियाल तो जो मर्जी कहते रहे, बट फैक्ट इज़ दैट PTI को ही आज इमरान खान को आप पटियाला जेल के दरवाजे पे लाएंगे तो लाहौर से लेके पेशावर तक जो है वो लोग ही लोग होंगे, और सबसे पॉपुलर पार्टी तो तहरीक इंसाफ है। ये तो जो इससे एग्री नहीं करता उसका फिर मतलब वो फिर पाकिस्तान में वो मैं तो कहूँगा वो बंद कमरे में ही है, फिर बाहर निकला ही नहीं कभी। देखिए PTI की मकबूलियत, इमरान खान का जो जादू सर पे चढ़ के बोल रहा है, उससे तो इनकार मुमकिन ही नहीं है। और जो स्ट्रीट पावर का मुजाहरा जो पंजाब में नहीं हो पा रहा, उसकी वजूहात बड़ी सिंपल हैं कि लोगों पे जो बर्बरियत हुई है, फस्तायत हुई है 9 तारीख को, 9-10 ये मई के बाद जो हुआ है, उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन है मौजूदा, ज़ाहिर है उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो वो तो ऑर्गेनाइजेशनल वजूहात की वजह से लोग जो हैं वो नहीं निकल पा रहे। लेकिन इसका मकबूलियत का सबूत तो 8 फरवरी को मिल गया ना, उस पर अब क्या बंदा बहस करे। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि ये जो मैं समझता हूँ कि बड़ा एक पेशरफ्त है इमरान खान की, जो पहले उमर अयूब ने बात की, फिर अलीमा बीबी ने बात की, ये यकीनन स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन है। और तहरीक इंसाफ को बहरहाल ये जो सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं उनसे अपने आप को डिस्टेंस करना है जो अवाम और फ़ौज को आपस में लड़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट को भी इमरान खान से सलूक जो है वो करना है जो आइन और कानून के मुताबिक है। देखिए ना, इमरान खान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, 1 क्लास जेल में होना उनका हक है, लेकिन उनको डेथ सेल में रखा गया है। इसी तरीके से जो उनके ऊपर इद्दत जैसे बेहुदा केसेस बनाए गए, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है। लेकिन चौधरी साहब फिर इंसाफ तो मिला है ना, जिस केस की आप बात कर गए उसमें तो बरियत मिल गई। आपने सोशल मीडिया की बात की, सोशल मीडिया डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन वही लोग हैं जो नून हैं PTI के हमायती, वही बाहर बैठकर सोशल मीडिया पे प्रोपोगेंडा करते हैं। लेकिन अब तो मौजूदा जो PTI की क़यादत है वो बार बार कह रहे हैं कि जी हमें जो है फ़ौज से नून लीग और PTI पीपल्स पार्टी लड़वा रही है। क्या वाकई पीपल्स पार्टी और नून लीग में इतनी मकबूलियत या इतनी पावर है कि वो PTI के ख़िलाफ़ फ़ौज को इन्वोक कर रही है? देखिए बात यह है कि फ़ायदा तो बेनिफिशरी तो वो हैं, पीपल्स पार्टी और नून ही बेनिफिशरी है ना, और नॉन लोग PTI के नहीं हैं फ़ौज के ख़िलाफ़ तहकीक प्रोपेगंडे में। ज़्यादातर अननोन लोग हैं या वो लोग हैं जिनका कभी बराह रास्त इमरान खान से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा और ना ही है। वो लोग PTI का इस्तेमाल कर रहे हैं, मकबूलियत को इस्तेमाल कर रहे हैं फ़ौज के ख़िलाफ़ अपने जहर आलूद जो ख़यालात हैं वो पहुंचाने के लिए। जो आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ पर्सनल कैंपेन्स बनाई जाती हैं, वो देखिए वो नॉन PTI का तो कोई आदमी नहीं लेकिन देखें ना आप चौधरी साहब गुजारिश ये है
कि अमरीकी कांग्रेस में करारदाद लाई गई, वो बाकायदा खान साहब ने भी बाद में अप्रिशिएट किया, IMF को खतूत लिखे गए। अच्छा साहब, आप खुदा का खौफ करें। नहीं पराजा साहब, एक मिनट रुकें जरा। जी जी। आप सारी उम्र आपने वजारत खारजा को कवर किया है। अमेरिका के अंदर जो रेजोल्यूशन आई है वो तो पाकिस्तान के अवाम को शुक्रगुजार होना चाहिए, अमेरिकी अवाम का और उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का, कि वो हमारे राइट्स के लिए बोल रहे हैं। आज जब हम इसराइल में फ़लस्तीनियों के राइट्स के ऊपर बात करते, देर आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ह्यूमन राइट्स जिसके ऊपर हर शख्स को वरी होनी चाहिए, हर शख्स को बात करनी चाहिए। तो जो अमेरिका ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रेजोल्यूशन लेके आए हैं, उसमें जो एक्सपैट्स ने, पाकिस्तानियों ने जो किरदार अदा किया है, देखें ना, ये तो वो लोग हैं जिनको आप पाकिस्तान को अपने बड़े जो आपकी सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं उनको भी इस्तेमाल करना चाहिए। पहले आपने कभी किसी पाकिस्तानी बाहर वाले को पूछा ही नहीं। इमरान खान वो वज़ीर आज़म था जिसने पाकिस्तानियों को इज़्ज़त दी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इज़्ज़त दी है। इस वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसकी इज़्ज़त करते हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने दिखा दिया है कि वो अमेरिका में, बरतानिया में, वेस्ट में कितने इफ़ेक्टिव हैं। अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ये समझ नहीं आ रही थी कि इन लोगों की क्या अहमियत है, हमारे जो बाकी सियासतदान हैं उनको नहीं समझ आ रही थी, फिर तो आप इमरान खान का तो सलूट करें ना कि उसमें ये सेंस थी, पॉलिटिकल सेंस थी कि उसको पता था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कैन डू वंडर्स फॉर पाकिस्तान एंड और उन्होंने वो सारे लोग आज इमरान खान के पीछे खड़े हैं। चले इधर इजाज़त दें चौर साहब, इजाज़त दें तो मुझे बार बार ब्रेक का कहा जा रहा है। नादरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। असद कैसर साहब कह रहे हैं दिसंबर में हमारी हुकूमत आ जाएगी। ख्वाजा आसिफ साहब भी सितंबर अक्टूबर की कुछ ऐसी बात कर गए कि हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई अमल शुरू होगा। आगे क्या होगा, मैं चौर साहब से इस पर राय लूँगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन। आज हमारे रूबरू हैं साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी साहब। चौधरी साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब उस फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया है, आपको क्या नज़र आ रहा है? फिर देखें ना, अभी हम इससे पहले हमने 2 इवेंट्स डिस्कस किए। जी जी। एक इवेंट था कि IPPs के ऊपर सारे जो आज़ाद ग्रुप है वो कैसे इकट्ठा हो रहा है और क्या बात कर रहा है। दूसरा इवेंट था कि जो उमर अयूब साहब की और फिर अलीमा बीबी का जो बयान आया, मुस्बत अलीमा खान साहिबा का जो आया, ये इसके ऊपर इमरान खान साहब के और आर्मी चीफ के जो ताल्लुकात है उसके ऊपर। और अब तीसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने जो दावा किया जा रहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं करेगा, इलेक्शन कमीशन ने एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद कर दिया है। तो आज आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की तारीफ़ कर रहे हैं कि वो आईन पाकिस्तान के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल दरामद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म के ऊपर उन्होंने अमल दरामद पार्शली किया है। अभी 39 लोगों के नाम उन्होंने दे दिए हैं और 41 के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गाइडेंस ली है। लेकिन असल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस रिलीज जारी की उसमें उन्होंने कहा कि हमने फैसला किया है कि हम इस पर अमल दरामद करेंगे और लिहाजा वो रिवीजन में नजर सानी में नहीं गया जैसे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी गए। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इलेक्शन कमीशन के हवाले से। तो अब ये जो इलेक्शन कमीशन का जो कन्फ्यूजन दूर करने का है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाहिर है अपने फैसले में लिखा है कि अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो किसी भी अवेलेबल जो 8 रुकनी जज है उसके आप चैम्बर में जाएंगे और आप उनसे पूछ लेंगे। अब ये शाहिद वहीद साहब, मुझे पता चला है कि वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। और ज़ाहिर है ये रजिस्ट्रार साहब ने ये लेटर जो है वो पुट अप करना है जस्टिस शाहिद वहीद साहब को, और वो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की क्लैरिफिकेशन कर देंगे और वो उसके मुताबिक बाकी 41 सीटों की जो है जारी करेगा। और इसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ ओवरऑल 114-15 के नंबर पे पहुंच जाएगी और अगर 4-5 JUI के हैं तो 119-20 नंबर है इस वक्त, जो कि बहुत बड़ा नंबर है नेशनल असम्बली में, आपको पता है अपोजिशन का। और हुकूमत जो है वो फिर इसमें मज़ीद कमज़ोर हो जाएगी। यूँ लग रहा है कि हुकूमत ने भी तो कसम उठा ली कि पहले
इन्होंने कहा कि सियासी बहरान है वो काफ़ी नहीं है, इकनॉमिक बहरान काफ़ी नहीं है। तो जब तक हम जुडिशरी को भी अपने मुखालिफ करके पूरा बहरान पैदा ना करें तो इन्हें सुकून नहीं आ रहा था, तो अब वो भी पैदा हो गया। तो आप देखते हैं कि ये अगला, मेरा ख्याल है, मैं पहले ही कह रहा था कि अगले 45 दिन जो हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। अच्छा, एक मिनट चौर साहब, एक मिनट। आपने अब पहले 3 इवेंट को क्लब किया, अब चौथा भी कर दिया। मसलन आपने अलीमा खान साहिबा वाली बात कर दी, आपने दूसरी बात की ये जो IPPs का मामला है, आपने बात कर दी इलेक्शन कमीशन पे अमल दरामद वाली, आपने अब हुकूमत की तरफ से बकौल आपके अदलिया को नाराज़ करने वाली। अगर ये 4 अनासर मिल गए तो फिर आगे क्या होगा? मेरा तो ये सवाल है बुनियादी। बस ये 4 अनासर हों तो बनता है मुसलमान। नहीं, मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, हम कलमा गो हैं, हम अल्लाह ताला की वादानियत पे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पे मुकम्मल यकीन रखते हैं, मुसलमान हैं हम। मैं सिर्फ सियासत में अगला देखना पूछना चाह रहा हूँ कि ये 4 अनासर, ये इकबाल के मुसलमान की जो सियासी कॉनोटेशन है ना, यानी वो मुसलमान जो उसके पास ये 4 नासर हों वो फिर फतह कर लेता है पूरी दुनिया। तो अब ये 4 नासर आ गए तो अब देखते हैं कि फतह कब होता है। नहीं, वो फतह की नवीद जो है वो अल्लामा ताहिर अशरफी साहब भी कल दे गए। वो कह रहे हैं कि अगर वो कहते हैं कि अगर खान साहब बाहर आ गए तो उनकी बात ही मानना पड़ेगी, यानी अगर वो फिर बाहर आ गए तो उनकी ही डिक्टेटिंग टर्म्स होंगी, फिर खान साहब की सबको मानना पड़ेंगी। ताहिर अशरफी साहब जो है ना वो एक रवायती वो नहीं है, आई वुड से कि रवायती मौलवी नहीं है, आप उनको कहेंगे। वो नहीं, सियासतदान तो वो नहीं है, लेकिन वो उनकी बड़ी सेंस है, पॉलिटिकल सेंस उनकी बहुत अच्छी है। एंड वो बड़ा सोच समझ के अपनी बनाते भी हैं चीज़, और इसीलिए वो इतने अरसे से जो है वो जुड़े भी हुए हैं सिस्टम के साथ। वो अक्लमंद आदमी है, और उन्होंने जो कल बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त बात की है। और यही बात मैं आपसे शुरू में, जब दानियाल को आप रेफ़र कर रहे थे, तो मैं कह रहा था कि देखिए ये मुमकिन नहीं है। इमरान खान इस वक्त जितने पॉपुलर हैं, जिस तरह की वो उसके ऊपर अपनी मेराज के ऊपर है पॉपुलैरिटी की, मुमकिन नहीं होगा कि इमरान खान बाहर हों और उनको आप जो है वो सिस्टम से बाहर रख सकें। लेकिन चौर साहब, ये भी तो आप माशाल्लाह इतने समझदार आदमी हैं, इतने ज़ीरक हैं। पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम में लार्जर दैन स्टेट तो कोई नहीं हो सकता ना। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। वेल, स्टेट इज़ पीपल ऑफ पाकिस्तान, और वो तो अब साबित हो गया कि आवाम से बड़ा तो कोई नहीं है, और असल फ़ैसला तो लोगों ने ही करना है। सो तमाम बाकी जो इदारे हैं वो आवाम को माइनस करके तो देखे नहीं चल सकते। ये 22 करोड़ का मुल्क है, दुबई तो है नहीं, ना हम दुबई हैं, ना हम बर्मा हैं, ना हम सिंगापुर हैं, ना हम नॉर्थ कोरिया हैं। सो यहाँ पे आवाम की जो एक अप्रूवल है वो एक बहुत अहमियत रखती है, और रियासत जो है वो पाकिस्तान के अवाम का ही नाम है। और बाकी तमाम इदारों को ये चीज़ ज़ाहिर है कि सोच समझ के आगे चलना होता है, और चलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ना, एक रवायती जो इन्फ्लुएंस जब भी रहा है, ये नहीं, आप कभी भी पाकिस्तान में ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि अनपॉपुलर मार्शल लॉज या अनपॉपुलर एस्टैब्लिशमेंट के फ़ैसले रहे हों। एस्टैब्लिशमेंट ने हमेशा पॉपुलर फ़ैसले लिए हैं, और ये पहला मौका है कि एस्टैब्लिशमेंट ने अनपॉपुलर डिसीजंस जो हैं वो लिए हैं। और आई होप कि वहाँ रियलाइजेशन होगी कि पाकिस्तान के इदारों और अवाम को फासले पे हरगिज़ भी नहीं होना चाहिए, और द रियल पावर दैट डिफाइंस द स्टेट इज़ द विल ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। इफ़ सो, अगर ऐसा है तो फिर एहतजाज के लिए इजाज़त लेनी, जलसे के लिए इजाज़त लेनी, फिर अदालतों या इंतज़ामिया की इजाज़त से तो इनकलाब नहीं आया करते, तब्दीली नहीं आया करती। ये तो देखिए ना, पीटीआई की लीडरशिप में इस वक्त एहतजाज या स्ट्रीट फोर्स का ना इस वक्त माहौल है। जो मैंने कहा ना, आपने मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ की जो मैं बात कर रहा था, या तो फिर आप 9 मई को एहतजाज कर लेते ना, 9 फरवरी को आप एहतजाज कर लेते, वो आपने किया नहीं। लियाकत चट्टा का बयान आया, आपने किया नहीं।
देखिए ना, टाइमिंग ही सियासत में सबसे इम्पोर्टेंट तो टाइमिंग है। अब वो टाइमिंग इधर उधर हो जाए, उसके बाद वो कहते हैं जंग के बाद जो मौका याद आए वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। अब ये जो प्रेजेंट लीडरशिप जो कॉल देती है, इसके कहने के ऊपर तो देखिए ना, इनके अपने सदर और जनरल सेक्रेटरी बाहर नहीं आते, लोगों ने या कारकुनों ने बाहर क्या आना है। लिहाजा वो तो कोर्ट के पास जाने का मतलब तो ये होता है कि हमें एक फेस सेविंग मिल जाए कि हम नहीं करना चाहते तो कोर्ट से ज़रा डिले हो जाए चीज़ें ये वो। अदरवाइज़ आपकी बात ठीक है, एहतजाज जो है वो इजाज़त लेके तो नहीं हुआ करते ना, एहतजाज तो फिर ज़ाहिर अपनी कुव्वत पे होते हैं। और ये तो एक बहाना है ना कि आपको एक मिल जाए, फेस सेविंग मिल जाए अदालत से। और मेरे ख्याल में अदालतों को इतना पोलिटिसाइज भी हमें नहीं करना चाहिए। जिस तरह की लिटिगेशन कुछ कर देते हैं हम, मसलन ये जो फैसला था कि ये इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट के हवाले ना किया जाए, बहुत ही गैर ज़रूरी पटिशन थी और बग़ैर सोचे समझे की गई। मुझे नहीं पता इनकी लीगल टीम में कौन लीड कर रहा है, क्या कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की अहमकाना बातें, इस तरह की जो मैं समझता हूँ कि, और ये जो अपना फिर आपने तरनौल में जलसा पहले रखा, आप नहीं कर सके, बहुत आप फासला हुआ, तो इस तरह की बातें करनी, लेकिन इन डिफेंस ऑफ देयर लीगल टीम, ये जो 9 मई पे जिस्मानी रिमांड कहा गया था वो गए लाहौर हाई कोर्ट में, वहाँ उनको इंसाफ मिल गया। और वो जो लोअर कोर्ट का जिस्मानी रिमांड देने का डिसीशन था वो कल अदम हो गया। माई लास्ट क्वेश्चन चौधरी साहब ये है, आपने कहा 45 दिन अहम हैं, कल शेख रशीद साहब कह रहे थे कि 31 अगस्त तक कट्टी कट्टा निकल आएगा। आपने एक तरफ के तो हम ख्याल लोगों की बात की, डॉक्टर गौहर एजाज साहब की, आपने अनवारुल्लाह काकड़ साहब की या दीगर की, इधर आपके ख्यालात और शेख रशीद साहब के ख्यालात भी तो मिल रहे हैं। हाँ, शेख साहब ने भी बिल्कुल ये बात कही है, लेकिन हम और आप और शेख साहब तो एनालिस्ट है ना, हम तो अपना, हम और आप लोग तो यही काम करते हैं ना, तज्जिया ही कर रहे होते हैं। तो ये तो हमारा तज्जिया है ना। ये जो लोग हैं ये तो ज़ाहिर है इन द थिक ऑफ थिंग्स हैं, इंफॉर्मेशन के ऊपर चलते हैं, बात करते हैं। मैं और आप तो तज्जिया ही कर सकते हैं, हम तो सिस्टम से आउट लोग हैं। हालात है उसके मुताबिक देखते हैं अगले 45 दिन में क्या होता है। चलें, आपने बहुत बड़ा सवाल छोड़ दिया कि अगले 45 दिनों में क्या होता है, और हम सब लोग भी देखते हैं कि क्या होता है। नादरीन, आपने गुफ्तगू सुनी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।